that is data modeling. और as we have discussed in the previous class कि हमारे पास जो BI का आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, फ्रॉम डेटा सोर्स, देन डेटा प्रिपरेशन, एंड देन वी हैव द डेटा मॉडलिंग एंड देन डैशबोर्डिंग। इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेटा मॉडलिंग है। और आज डेटा मॉडलिंग के टॉपिक को पिक करने का एक पर्पज़ ये था कि हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि फ्रॉम डेटा बेस से डेटा वेयर हाउस किस तरीके से स्कीमा इवॉल्व हुआ और क्यों डेटा मॉडलिंग जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। सो डेटा मॉडलिंग, जिसे हम डायमेंशनल मॉडलिंग भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि ये है क्या चीज़, देन सेकंड चीज़ व्हाई इज़ इट डन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि की क्यों जाती है, एंड देन वी हैव इज़ हाउ इट इज़ डन। सो आज हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा पार्ट 1 के अंदर, दैट इज़ कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हम डेटा मॉडलिंग करते क्यों हैं। अब ये चीज़ समझाने के लिए, इस पे गौर करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जब डेटा स्टोरेज स्टार्ट हुई, लोगों ने जब डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया, तो वो इनिशियल फेज़ क्या था और फिर किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई। सो आज हमारा फोकस होगा वाई पे। ओके, सो इरा ऑफ सिंगल सिस्टम। अगर हम, जब भी आप सब डेटाबेस अवेयर होंगे, और अगर डेटाबेस अवेयर नहीं भी हैं, तो जब भी हम कभी किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, व्हेन इट कम्स टू डेटा, सो उसमें 4 ऑपरेशंस ही हो रहे होते हैं। हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़, उसको फिर अगर हमने एक बार एक चीज़ क्रिएट कर दी, एक चीज़ लिख दी, सपोज करें हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने एक डायरी की या एक कॉपी की पेज पे, तो मैंने उस पर 10 नाम शुरू में डे 1 पे लिख देता हूँ। अब उसके बाद मुझे उनमें से किसी नाम को चेंज करना है, कुछ गलती हो गई या कुछ इंप्रूवमेंट आ गई तो मैं उसको अपडेट करता हूँ, या किसी को निकालना है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, एंड देन बाद में हम उसको रीड कर रहे होते हैं। सो स्टोरेज की, डेटा स्टोरेज के यही 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर हम उसको रीड कर रहे होते हैं, अपडेट और डिलीट, यही चल रहे होते हैं। सो जो इनिशियल फेज था जिसके अंदर, उसमें यही था कि आप डिजिटलाइजेशन हो रही थी, चीज़ें पेपर पे थी, पेपर से डिजिटलाइजेशन तरफ आ रहा था, तो उस वक्त उनका फोकस था कि डेटा को स्टोर किया जाए। तो वो क्या करते थे, वो अपने जो भी उनका मैनुअल डेटा था, दे स्टार्टेड टू उसको डिजिटलाइज करना शुरू किया और उसको अपने सिस्टम्स के ऊपर रखना शुरू किया। अब यहाँ पे अर्ली डेज के अंदर, जाहिर सी बात है, उससे पहले डिजिटल सिस्टम नहीं था, तो जब डिजिटल सिस्टम आया और वो जैसा भी काम कर रहा था, दैट वाज डूइंग गुड फॉर देम। अब उसके बाद जो इनिशियल फेज था उसके अंदर इस तरीके से डेटा, जिस तरह हम आज एक्सेल में सेव कर रहे होते हैं, वो इस तरह सेव करते थे कि डेटा स्टोर करना पर्पज था, एक ही बड़ा टेबल होता तो उसी में सब कुछ स्टोर कर देते थे। इसे हम कहते थे डी नॉर्मलाइज टेबल या डी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। अब इस डी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ जो डेटा स्टोरेज था, इसके अंदर और अभी भी अगर आपने इसके आज की डेट में आपने एग्जांपल देखनी है, या आपने अपनी बुक्स के अंदर या अपनी कॉपीज़ के अंदर आपको टेबल देखेंगे, तो यू वुड सी डी नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा। एक्सेल के अंदर भी डेटा सेम इसी तरह स्टोर होता है। अब ये जो हमारे पास डी नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा था, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। जब इसको प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन यहाँ पे हम देखते हैं, सो हमारा जो अल्टीमेट उस दौर के अंदर जो फोकस था ना, वो एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट था कि डेटा को अच्छे से स्टोर किया जा सके। लेकिन उसका मसला क्या आया, उसके साथ मसला ये आया कि वो डेटा हमारे लिए डेटा रिडेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती थी। रिडेंडेंसी से मुराद मेरा है रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड कह लें या एक डेटा पॉइंट कह लें। फिर उसको अपडेट करने में प्रॉब्लम्स आते थे, उसमें इंसर्ट करने में, डेटा डिलीट करने में, और प्रोसेस स्लो था और टाइम कंज्यूमिंग था। अब हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं, हम इसके साथ देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर मैं सिटी में आ जाता हूँ तो लाहौर 2 3 4, तो मल्टीपल टाइम लाहौर इस सिटी के कॉलम में आ रहा है। सेम प्रोडक्ट है, वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, कैटेगरी भी रिपीट हो रही है, लेकिन एक चीज़ यूनिक है, हमारा जो ऑर्डर है वो रिपीट नहीं होगा। सो ये जो रेपिटेशन हो रही है बार बार, दैट इज़ डेटा रिडेंडेंसी। अब इसके अंदर अगर मुझे सपोज करें कि मुझे पता लगता है कि ये जो लाहौर है, इसके स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हैं, मुझे इसके स्पेलिंग चेंज करने हैं। सो मैं क्या करूँगा, मुझे हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, या मैं एक कोड लिखूंगा और वो कोड जब रन होगा तो वो हर जगह पे बारी बारी इस पूरी रो को रीड करेगा और इसमें लाहौर को अपडेट करेगा, फिर सेकंड रो को अब करेगा, उसमें से लाहौर नहीं मिलेगा, फिर वो थर्ड पे आएगा, उसे लाहौर मिलेगा, वो अपडेट करेगा। सेम वे में
वो हर एक रो पे जाता है और उसको करता है और उसके बाद वो अपडेट करता है। सेम डिलीट पे था। अब अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड नंबर 18, तो वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड 1 से स्टार्ट करेगा, करता करता 18वें तक पहुंचेगा और फिर 18वें को वो डिलीट करेगा। सेम वे में अगर हमने नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सो अर्लियर डेज के अंदर जो हमारे पास डीनॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ डेटा का जो एक प्रोसेस था, उसके अंदर हमारे पास जो डेटा स्टोरेज के जो 3 क्रिटिकल ऑपरेशंस थे, जिसमें हमने नया डेटा उसके अंदर राइट करना है, हमने उसको अपडेट करना है या हमने उसको डिलीट करना है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे। उन प्रॉब्लम्स को, लेकिन इसका एक अच्छी बात ये थी कि ये क्यूरी के लिए, डेटा को क्यूरी करने के लिए, डेटा रिट्रीवल के लिए बहुत अच्छा था, इसकी एफिशिएंसी बेहतर थी। लेकिन चूंकि अर्ली डेज थे, उन अर्ली डेज में फोकस था डेटा मैनेजमेंट के ऊपर, डेटा स्टोरेज के ऊपर। उस वक्त इतना ज़्यादा डेटा था नहीं, ऑन पेपर से डेटा डिजिटलाइज हो रहा था। सो रिपोर्टिंग उस वक्त प्रायोरिटी नहीं थी। उस वक्त डेटा को एक डिजिटलाइज फॉर्म में सिस्टम में स्टोर करना एक प्रायोरिटी थी। देन गोइंग फॉरवर्ड ये हमने देख लिया। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें दिया नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटाबेस। अब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटाबेस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेबल टेबल्स टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, नंबर 1, एंड टू एलिमिनेट द एनोमलीज। अब एनोमलीज कौन सी थी, वही 3 एनोमलीज जो पहले डिस्कस हुई। नंबर 1, उसमें डेटा क्रिएट राइट करना, एंड देन अपडेट और डिलीट, वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। सो क्या क्या, एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स के अंदर तोड़ दिया ताकि डेटा की रेपिटेशन भी ना हो और बेहतर तरीके से जो डेटा स्टोरेज या डेटाबेस के जो ऑपरेशन हैं वो अच्छे से परफॉर्म किए जा सकें। अब इसके अंदर क्या था कि इसमें जो मल्टीपल छोटे छोटे टेबल्स थे, जाहिर सी बात उनको ज्वाइन करना था, तो उसके लिए ज्वाइन का ऑपरेशन यूज करना स्टार्ट हो गया। और यही वो दौर था जब एसक्यूएल वजूद में आई या उसकी जो है ना एक पॉपुलैरिटी बढ़ी। देन गोइंग फॉरवर्ड, अब ये उसी टेबल का एक स्कीमा है। अब आप इसको देखें तो ये वही टेबल जो मैंने आपको एक दिखाया था, ये ये हमारा एक नॉर्मल डीनॉर्मलाइज टेबल था। इसके अंदर इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको एड्रेस करने के लिए इस तरीके से उसको किया गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि मल्टीपल टेबल्स हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाहौर। अब यहाँ पे इस सारे सिटी के अंदर मेरे पास अगर मैं सिटी का टेबल यहाँ पे बनाऊँ, तो मेरे पास सिटी के टेबल के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान 4 सिटीज़ आएंगे। सो अगर मुझे लाहौर के स्पेलिंग चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा लाहौर को चेंज करूँगा, और चूंकि वो ज्वाइन के थ्रू आ रहा है तो वो ऑटो पे हर जगह चेंज हो जाएगा। सो जहाँ वहाँ उसे लाहौर को चेंज करने के लिए 10 बार ऑपरेशन करना पड़ रहा था, यहाँ एक ऑपरेशन के अंदर हो जाएगा। सो इस प्रोसेस के थ्रू, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसके थ्रू हमारे जो क्रड के जो ऑपरेशन होते हैं जिनमें से सी, यू और डी, वो एफिशिएंट हो गए। लेकिन आर के प्रॉब्लम पे जो है ना वो मसला आना शुरू हो गया। अब इसके प्रोज क्या थे, इसके प्रोज हमारे पास ये थे कि यहाँ पे हमारा डेटा रिडंडेंसी कम हो गई, अपडेट की जो इनॉमलीज थी वो खत्म हो गई, इंसर्ट, डिलीट और प्रोसेस फास्ट हो गया फ्रॉम डेटा स्टोरेज परस्पेक्टिव। बट कॉन्स क्या हुए हमारे पास कि अब स्लो टू रीड हो गया, टाइम कंज्यूम या ज़्यादा होने लग गया और कंप्यूटेशनली बहुत हैवी हो गया। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक्सपोज करें केपीआई है और नॉर्मलाइज डेटाबेस के अंदर हम क्यूरी कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ मुझे शो टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सप्लायर वाइज फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अब उसने क्या करना है, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अगेंस्ट मेरी कॉस्ट पड़ी है, तो टोटल सेल्स मुझे यहाँ से मिलेगी। पहले वो कहता है बाय प्रोडक्ट, सो मैं इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट वो एक ज्वाइन लगाता है इस टेबल से जहाँ से वो प्रोडक्ट उठाता है। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगेन वो एक और ज्वाइन लगाता है इस टेबल से जिसमें प्रोडक्ट के अगेंस्ट सप्लायर पड़ा है, एंड देन इस टेबल से एक और ज्वाइन लगाता है जहाँ पे सप्लायर पड़े हैं। सो अब मुझे उसी एक क्यूरी को फेच करने के लिए या एक ही केपीआई के डेटा लेने के लिए मुझे यहाँ से 1, 2, 3 ज्वाइन लगा के मुझे वहाँ तक जाना पड़ा। अब ज्वाइन, जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं हमें पता होता है कि ज्वाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इस सारे को, ये अब यही वो सिस्टम है या हमारा नॉर्मलाइज फॉर्म एक प्रोसेस है, डिज़ाइन है, जिसमें हमारे डेटा स्टोरेज, डेटा राइट, डेटा अपडेट और डेटा डिलीट के प्रोसेस एफिशिएंट हो गए, लेकिन हमारे डेटा रीड का जो प्रोसेस था वो डिफ़िकल्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि अच्छा, जॉइंस मैंने कहा कंप्यूटेशनली हैवी होते हैं। देन गोइंग ऑनवर्ड, अब ये 2 सॉल्यूशन का जो हल था, अब इस प्रॉब्लम का ये हल इन्होंने निकाला कि ड्यूल सिस्टम बना देते हैं, 2 सिस्टम बना देते हैं
डेटाबेस वाली साइड का सिस्टम्स अलग कर देते हैं और एनालिटिक्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए जहाँ पे हमने डेटा को क्यूरी करना है हम उसको अलग कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया। अब दो सिस्टम जो थे वो इस तरह डिवाइड हुए कि जो सिस्टम वन होगा हमारा, वो हमारा क्रिएट, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा। रीड कर सकते हैं उससे, लेकिन वो उस पर्पज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। उसको नाम दिया गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। उसमें आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। देन आपका ये डेटाबेस हो गया हमारा, और इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। सेकंड जो सिस्टम था वो सिर्फ रीड के लिए था, उसमें आप राइट नहीं करेंगे, उसमें आप अपडेट नहीं करेंगे, उसमें से आप डिलीट नहीं करेंगे। आपका जो बेस सिस्टम है वहीं से होगा, वहीं से डेटा उस सिस्टम के अंदर आएगा। सो वो सिर्फ रीड के लिए है। उसको कह दिया ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलैप। सो ये एनालिटिक्स के लिए हो गया और वो बाकी ऑपरेशन के लिए हो गया। इसका नाम डेटा वेयर हाउस रख दिया, एंड दैट वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीड। अब क्योंकि 10-20 साल गुजर चुके थे, ये वो टाइम था 1990 और 2000 के दरमियान वाला टाइम। इस वक्त डेटा एक अच्छी अमाउंट में इकट्ठा हो चुका था। अब अगला प्रोसेस था कि उस डेटा को एनालाइज किया जाए, उसको रीड करना था। तो वो प्रॉब्लम फेस आई, उसके लिए ड्यूल सिस्टम्स आ गए। डेटा वेयर हाउस जो रीड ऑप्टिमाइज थे और जो हमारे एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, और डेटाबेस दूसरी साइड पे चले गए जहां हम डेटा को क्रिएट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। फोकस इस दौर के अंदर एनालिसिस पे आ गया। देन अगली चीज़ हमारी है कि हाउ, अगला उनके पास प्रोसेस, ये क्वेश्चन आया कि ठीक है हमने ये डिसाइड कर लिया है कि वेयर हाउस बनाएंगे, तो वेयर हाउस में डेटा स्टोर कैसे करना है। ये चीज़ क्लियर थी कि वो रीड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, लेकिन उसमें डेटा स्टोर कैसे करवाना है। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, और पर्पस क्या थे, अगेन व्हाट टू अचीव, बेटर परफॉर्मेंस, क्विक रिट्रीवल ऑफ डेटा और बेटर एनालिसिस, ये ऑब्जेक्टिव्स थे व्हेन दे सिट टुगेदर टू डिजाइन ओलैप सिस्टम। सो इसके अंदर दो अप्रोचेस सामने आई। एक अप्रोच थी नॉर्मलाइज्ड मॉडलिंग, द इनमन अप्रोच, और जो सेकंड अप्रोच थी दैट वाज डायमेंशनल मॉडलिंग, और जिसको हम किम्बॉल अप्रोच भी कहते हैं। सो डायमेंशनल मॉडलिंग, अब इन दोनों अप्रोचेस के अंदर जो फ्रॉम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव, रिट्रीवल और एनालिसिस परस्पेक्टिव से वो डायमेंशनल मॉडलिंग थी। तो डायमेंशनल मॉडलिंग इतनी फेमस हुई कि जितने भी आपको मॉडर्न बीआई टूल्स मिलेंगे, स्टार्टिंग इट फ्रॉम पावर बीआई, फ्रॉम Tableau, SAC, any tool you would be using, आपको वहाँ पे डायमेंशनल मॉडलिंग कॉमनली नजर आएगी। वो डायमेंशनल मॉडलिंग को ही यूज कर रहे होते हैं। देन अब हम देखेंगे कि डायमेंशनल मॉडलिंग क्या होती है और वो किस तरीके से सारे प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रही होती है। देन डायमेंशनल मॉडलिंग, अब डायमेंशनल मॉडलिंग क्या है, इज ए डेटा वेयरहाउस डिजाइन टेक्निक। बेसिकली डिजाइन करने की एक टेक्निक है। फॉर व्हाट पर्पस, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। इट कैटेगराइज द डेटा इनटू फैक्ट और डायमेंशन, दो चीजों में डिवाइड कर देता है। फैक्ट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, हम कमिंग स्लाइड्स में उसको डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देन अगेन पर्पस क्या था, दिस स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइज द क्यूरीज। अब एक और चीज मैं यहाँ पे अगर एड्रेस करूँ, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मुझे यहाँ पे इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपने उस केपीआई को कंप्लीट करना है, सो मुझे एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखनी पड़ेगी एसक्यूएल के अंदर, जिसमें बताऊंगा कि यहाँ से इस टेबल में जाओ, फिर इसका जॉइन लगेगा, उसका जो रिजल्ट है उसकी फिर सब क्यूरी बनाऊंगा, वो इसके साथ अटैच होगी, फिर उसका सब क्यूरी जॉइन यहाँ पे जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखना जो है ना, वो एक मजबूरी बन गई थी। सो उसका हल जो है ना वो डायमेंशनल मॉडलिंग ने दिया, और एक्सेलरेट करेगा डेटा रिट्रीवल फॉर बिजनेस यूजर्स, क्योंकि ये वो दौर आ चुका था जहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे एनालिसिस के ऊपर। दे वांटेड के रिपोर्ट्स हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और फिर आईटी पर डिपेंडेंसी बहुत हो गई थी। जब आप एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिख रहे होते हैं, डेटा आपने कॉम्प्लेक्स तरीके से लेना है, तो वहाँ पे टेक्निकल या आईटी टीम के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। सो उस डिपेंडेंसी को भी एड्रेस करने का एक प्रोसेस था कि हम डायमेंशनल मॉडलिंग की तरफ चले जाएं। अब डायमेंशनल मॉडलिंग को स्टार स्कीमा भी कहा जाता है। अब स्टार स्कीमा ये इस तरह बनता है कि इसमें हमारे पास डायमेंशन हैं, आप देखें प्रोडक्ट के डायमेंशन है, कस्टमर, पीरियड, सेल्स एंड स्टोर, और दरमियान में हमारे पास फैक्ट है। सो डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर फैक्ट हमेशा दरमियान में होता है, और उसके साथ साथ हमारे बाकी डायमेंशन अटैच होती हैं। देन अगर हम डायमेंशनल मॉडलिंग के कंपोनेंट्स की बात करें, तो दो कंपोनेंट हमें मेजरली मिलते हैं, डायमेंशंस एंड हमारे पास फैक्ट। डायमेंशन की आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होती हैं, और फैक्ट के अंदर हमारे पास मेजर्स होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमेंशन। सो डायमेंशन डिस्क्राइब्स योर बिजनेस डेटा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। अगर आपकी शॉप पे
कोई शख्स खरीदने आ रहा है, कोई भी चीज़ खरीदता है और उसने अगर 10,000 रुपये की शॉपिंग की, सो क्वेश्चन हम किस किस परस्पेक्टिव से उसको एनालाइज कर सकते हैं? किसने खरीदा, द कस्टमर नेम, हु, क्या खरीदा, व्हाट प्रोडक्ट, वेयर, it could be a store location, it could be the city where the store is located, and then when, कब किस टाइम खरीदा, सुबह खरीदा, दोपहर खरीदा, शाम खरीदा, किस डेट पे खरीदा। सो ये जो चार चीज़ें होती हैं ये बेसिकली हमारी डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन का इंग्लिश में अगर हम देखें मतलब, तो ये इसका मतलब होता है पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। सो डेटा वही था, उसी डेटा को, अब डेटा क्या है, सेल्स नंबर है आपके पास, टोटल सेल्स होती है आपकी 10 लाख रुपए की, उसी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंपनीज एनालाइज कर रही होती हैं। प्रोडक्ट वाइज देख लें, लोकेशन वाइज देख लें, टाइम वाइज देख लें, कस्टमर वाइज देख लें, सप्लायर वाइज देख लें, मल्टीपल एंगल से, लेकिन नंबर वो एक ही है, उसी नंबर को एनालाइज किया जा रहा है। सो इसको हमने एग्जाम्पल देख ली कि प्रोडक्ट, टाइम, रीजन और कस्टमर एंड कंपनी। देन हमारे पास सेकंड चीज़ होती है मैयर। अब मैयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जिस जिस डायमेंशन से हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वो बेसिकली एक मैयर ही है। मैयर को फैक्ट भी कहा जाता है, फैक्ट इसलिए कि क्योंकि वो एक हकीकत है, दिस इज समथिंग फैक्चुअल, इसलिए उसको फैक्ट कहते हैं। सो मैयर्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज। अब न्यूमेरिक वैल्यूज वो वैल्यूज जिनको हम सम कर सकते हैं, जिनको हम जिन पे हम ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम यहाँ पे मैयर्स कहेंगे। अब इस ये आंसर क्या कर रहा होता है, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, अगेन वही चीज़ है। सो अगर हम कोई भी आप एक शीट लें डेटा की, उसके अंदर आपको वो कॉलम्स जिनको बेस पे आप कुछ एनालिसिस करेंगे उन्हें हम मैयर्स कहते हैं। उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि हम उनके बेस पे कैलकुलेशन के फंक्शन लगा सकते हैं, हम दो को मल्टीप्लाई करके नया बना सकते हैं, हम उनको प्लस कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, ये फंक्शन उसके ऊपर लग रहे होंगे, वो हमारे मैयर्स होती हैं। और बेसिकली हम मैयर की बेस पे ही एनालाइज कर रहे होते हैं, मैयर ही को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि सेल्स है, अब मैं एनालाइज सेल्स को ही कर रहा हूँ, लेकिन सेल्स को मैं प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, सिटी के पर्सपेक्टिव से, स्टोर लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, किसी भी पर्सपेक्टिव से, और पर्सपेक्टिव मीन्स डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, अनलेस अंटिल वी हैव दैट डायमेंशन स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस। सो नाउ हम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, हमने मेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अनुप ऊपर हमने देखा कि डायमेंशनल मॉडलिंग होती क्या है, उसको स्टार स्कीमा भी कहते हैं, और डायमेंशनल मॉडलिंग की भी हमने एक डेफिनेशन को देख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगेन वही एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूंगा कि टोटल सेल्स आपने देखा कि 10 मिलियन की हुई है। अब बात यह है कि आपने अगर इस सेल को एनालाइज करना है तो आप किस किस एंगल से एनालाइज करेंगे। आप प्रोडक्ट के, ओके 10 लाख की सेल होगी, किस किस प्रोडक्ट की हुई, आपको पता लगा कि इन प्रोडक्ट की हुई है और टॉप परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये था, मेक सेंस। देन आप दोबारा उसको एनालाइज करना चाहेंगे, अच्छा विच कैटेगरी, अब प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरीज हैं, तो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके। देन आपका यहाँ पे ब्रांड भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। देन विच स्टोर, किस स्टोर पे हुई, एंड देन सेम वे विच सिटी, सेम। अब देखें जब हमने इसको देखा तो अल्टीमेटली हमारे पास एक स्टार स्कीमा बन गया कि ये डिफरेंट हमारी डायमेंशंस थी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, स्टोर, सिटी, और दरमियान में हमारी वो एक सेल। अब ये एक मैयर मैंने इसमें ली है, अगर मैं इसे मल्टीपल ले सकता हूँ, मेरी सेल्स कितनी थी, मेरी क्वांटिटी कितनी सेल हुई, उसके प्राइस क्या था, फिर उससे मुझे प्रॉफिट कितना आया, फिर उसको मैंने डिस्काउंट कितना दिया, ये जो सारी के सारी जो मेरी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये सारी के सारी मेरी मैयर्स हैं, और बेस्ड ऑन दैट मैयर्स, बेसिकली इन मैयर्स को मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डायमेंशंस। अब यहाँ पे 4 हैं, आपके 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन वट एवर डायमेंशन यू वांट टू एनालाइज योर फैक्चुअल, योर मैयर डेटा। अच्छा मैयर का एक और इसलिए आता है क्योंकि वो मैयरेबल होता है, इसलिए उसको मैयर कहते हैं। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डेफिनेशन लोग देते हैं, अल्टीमेटली पर्पज यही है कि वो एक मैयरेबल चीज़ है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को या स्टोर को या सिटी को कैसे एनालाइज करेंगे, हम नहीं कर सकते। सो वी मस्ट हैव समथिंग क्वांटिटेटिव फॉर दैट। अच्छा अब ये मैंने अगेन उसी में आपको एग्जांपल शो करने के लिए किया है। अब आप देखें ऑर्डर आईडी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक डायमेंशन है। व्हाई इट्स अ डायमेंशन, बिकॉज मैं कभी भी ऑर्डर आईडीज का सम नहीं करूंगा, ऑल्दो इट्स न्यूमेरिक, ऑल्दो इट्स ये अच्छे मेजरेबल भी नहीं है, हाँ हम इसका काउंट ले सकते हैं, और काउंट हम किसी भी डायमेंशन का कर सकते हैं, इसलिए वो हमारी मैयर नहीं होती। सो ऑर्डर आईडी, डेट,
यस, डेट मेरी डायमेंशन है, क्योंकि अगेंस्ट डेट हम एनालाइज कर रहे होते हैं, हम मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम ट्रेंड शो कर रहे होते हैं हमें। सो ये हमारे पास डायमेंशन होती है। फिर कस्टमर पे आ जाए तो कस्टमर हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन है, क्योंकि कस्टमर को हम क्या आप काउंट कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स थे, लेकिन हम सम नहीं कर सकते। देन अगेन एक पर्सपेक्टिव है, सेम वे सिटी, सेम वे प्रोडक्ट, कैटेगरी, सप्लायर, यहाँ तक ये हमारी के सारी डायमेंशंस है। नाउ क्वांटिटी, क्वांटिटीज कितनी क्वांटिटी सोल हुई, ये हमारे पास एक मेजर है। वाई? क्योंकि नंबर वन हम इसको सम करके इसका टोटल देख सकते हैं, और हम क्वांटिटीज किस सप्लायर की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, वी कैन एनालाइज दैट। किस कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, वी कैन एनालाइज दैट। किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज हुई, सेम वे किस सिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटीज ली, किस डेट को कितनी क्वांटिटीज गई, और किस ऑर्डर के अंदर कितनी क्वांटिटीज गई। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू आवर एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस है, अब हम क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी, एंड देन वी वुड हैव द बेस प्राइस, सो वहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो गोइंग ऑनवर्ड, सो क्वांटिटी और प्राइस, द पॉइंट इज द क्वांटिटी प्राइस, दीज बोथ आर मेजर्स। सो यहाँ पे हमने अब आपको अपना जो हमारा था पॉइंट ऑफ डायमेंशन और हमारा मेजर का कॉन्सेप्ट, उसको हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक डायमेंशन है, लेकिन अब अगर मेरे पास किसी टेबल में सेव हो कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं लैपटॉप। अब हमारे पास लैपटॉप सेव है और लैपटॉप का आगे नाम है कि ये लैपटॉप, ये इसका मॉडल था, लेकिन उस मॉडल के आगे उसका वो कौन सा कलर था, उसके अंदर फिर कुछ उसके स्पेक्स होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि रैम इतनी जीबी थी, स्टोरेज इतनी थी, और मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, उसका स्क्रीन साइज ये था। अब ये जो आगे 4-5 चीज़ें आ रही हैं, ये एक डायमेंशन की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उस डायमेंशन टेबल के अंदर आ जाती हैं। सेम वे हर एक चीज़ जो भी हम एक अपने डायमेंशन होगी, उस डायमेंशन के आगे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जिस तरह अगर मैं डायमेंशन बनाऊँ कंट्री, तो उस कंट्री के अंदर उसके सिटीज़ आ जाएंगे, स्टेट्स आ जाएंगे, तो ये अब उसकी एट्रीब्यूट्स हो गई। सेम वे अगर आपने यहाँ पे एक कस्टमर है, कस्टमर, अब हमारे पास कस्टमर अहमद है। सो कस्टमर अहमद है, कस्टमर अहमद किस सिटी से है, कस्टमर अहमद का फ़ोन नंबर क्या है, कस्टमर की जो बाकी डिटेल्स हम सेव कर रहे होते हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमेंशन। हम डायमेंशन की बेस पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, और फिर डायमेंशन एनालिसिस करते नीचे ड्रिल डाउन करते हुए नीचे जा रहे होते हैं। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव था दैट आई रियली वांटेड टू शेयर। सो दैट्स ऑल। अब आप सबकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक क्रिएट करना है डायमेंशनल मॉडल इन एक्सेल, एक्सेल फॉर्म के अंदर। सो ये मेरी वर्कबुक आप सबके शो हो रही है। अब इस वर्कबुक में आप देखें, सो ये मेरे पास एक डेटा था एक डी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर। इसको हम लेते हैं, और इसको लेने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि नंबर वन, दिस इज माय डायमेंशन है, अगेन दिस इज अनदर डायमेंशन, अगेन प्रोडक्ट एक मेरी डायमेंशन है, और कैटेगरी मुझे पता लगता है कि कैटेगरी एट्रीब्यूट है मेरी उस पर्टिकुलर डायमेंशन की जो प्रोडक्ट है। एंड देन सप्लायर मेरे पास अगेन एक एट्रीब्यूट डायमेंशन है, एंड देन डेट मेरे पास डायमेंशन है। अब उसके बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने कस्टमर की अलग डायमेंशन बनाई, जिसमें मैं लिखा ओके ये कस्टमर था, कस्टमर का नेम और कस्टमर का सिटी, एंड देन उस कस्टमर की आईडी। और इस टेबल के अंदर अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास कस्टमर अहमद है, अहमद अली जो 00 है, जिसकी C001 आईडी है, वो आईडी यहाँ उससे रिप्लेस हो जाएगी। सो इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रोडक्ट, डेट और उनके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस आ जाएंगी। और अल्टीमेटली यहाँ पे इस टेबल के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें बच जाएंगी, 2 कॉलम्स ये बच जाएंगे, ये मेजर्स हैं, और इन सब के अगेंस्ट यहाँ पे जो हमने वहाँ पे उसकी आईडी बनाई होगी, वो यहाँ पे हमें शो हो रही होगी। सो ये वाला जो हमारा फिर कंप्लीट टेबल होगा, दैट वुड बिकम आवर फैक्ट टेबल। नाउ व्हाट वी वुड डू कि आप सबको मैं एक एक्सेल की फाइल डी नॉर्मलाइज फॉर्म में शेयर करूंगा, आप उसकी
डायमेंशनल मॉडलिंग करेंगे। पर्पज़ इज़ कि ये जो अब हम डायमेंशनल मॉडलिंग करके डायमेंशंस बना रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, इन्हीं पे डायमेंशंस को हम अपने जब हम जिस सोल्यूशन के अंदर अपना बीआई की प्रैक्टिस कर रहे होंगे या हैंड्स ऑन कर रहे होंगे, सो उस सिस्टम के अंदर फिर हम इसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, वहाँ पे हमारे डायमेंशंस बन जाएंगे, हमारा फैक्ट बन जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट वी वुड बी डूइंग आवर एनालिसिस। सो दिस इज ऑल फॉर को इसके अंदर से। अब देखें, मैं आपको इस फॉर्म में एक डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में एक डेटा भेजूंगा। अब होता क्या है, जब भी हम किसी भी डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम एसक्यूएल की क्वेरी लगा के हम सारा डेटा उठा लेते हैं। आपको मोस्टली जब भी आप एनालिसिस कर रहे होंगे यू वुड बी गेटिंग डेटा, अगर एक्सपोर्टेड फॉर्म में आ रहा है तो वो डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ रहा होगा। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है अपने मॉडलिंग फॉर्म के अंदर लेके जाके। सो पहली एक्टिविटी मैं क्या करूंगा, मैं एनालाइज करता हूँ कि ओके कौन कौन से मेरी डायमेंशन है, और उनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये मेरी डायमेंशन है और ये मेरी एट्रीब्यूट है दैट पर्टिकुलर डायमेंशन की। वंस दैट इज डन, सो मैं क्या करता हूँ, अब ये है तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ इनको, क्योंकि ये सारी मेरी, मुझे पता है कि एक मेरी डायमेंशन है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया और एक नई शीट बनाई और यहाँ पे ला के मैंने उसको पेस्ट किया और इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्ट अंडरस्कोर डे, कस्टमर डायमेंशन। ये मैंने लिखा कस्टमर डिस्क्रिप्शन, और उससे पीछे मैंने बनाई है कस्टमर आईडी, जिसको मैंने कस्ट अंडरस्कोर आईडी कह दिया। अभी मेरे पास इसकी कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है इस डेटा के अंदर, अगर होती तो मैं उनको ले लेता। एंड उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और मैंने कहा इसके अंदर मेरे पास जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। सो मैंने उसके अंदर से रिमूव किया डुप्लीकेट्स को। मेरे पास टोटल जो कस्टमर थे वो 5 ही कस्टमर थे। सो मैंने उनको नाम दे दिया C001, C002 एंड गोइंग दैट वे। अब मेरे पास ये आ गया 5 कस्टमर्स, उनका एक डायमेंशन टेबल मेरे पास बन गया। ओके परफेक्ट। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास डीनॉर्मलाइज टेबल था इसके अंदर मुझे यहाँ पे कास्ट अंडरस्कोर आईडी, इसके अंदर मैं कहता हूँ वी लुकअप लगाना है मैंने। ओके एक्स लुकअप के ये जो मेरे कस्टमर्स के नेम, ये जो मेरे कस्टमर के नेम्स हैं इनके अगेंस्ट मुझे इसको देखे और इसके अगेंस्ट मुझे ये चीज़ वापस करते। ओके अब आप देखें इसके अंदर मेरे पास हर एक के अगेंस्ट आ गया। सेम वे मैं हर एक के लिए करूँगा, कस्टमर के लिए, सिटी के लिए, सबके लिए। अब मेरे पास कस्टमर की डायमेंशन क्रिएट हो गई और ये जो टेबल है मेरा, ये एंड में ये फैक्ट टेबल बन जाएगा। तो इसे हम फैक्ट कहेंगे। अब जब इसमें सब के अगेंस्ट मैं अपनी यहाँ पे कीज़ ले आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड पे इसमें से ये जो मेरे पास इस तरह का डेटा है जो एट्रीब्यूट्स हैं या डायमेंशंस हैं उनको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी तो इसमें लुकअप लगा हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोल सी। ओके सो इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी स्पेशल। ओके सो अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, सो बाय द एंड जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी आप देखेंगे कि ये जो आपका फैक्ट टेबल है इसके अंदर सिर्फ कीज होंगी, आईडीज होंगी या आपकी इसके अंदर मैयर्स होंगी, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और हर एक डायमेंशन का एक अलग टेबल बन चुका होगा। फिर हम इनको बाद में थ्रू रिलेशनशिप्स ज्वाइन कर रहे होंगे। बेसिकली ज्वाइन और रिलेशनशिप डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, सो हम रिलेशनशिप्स यूज़ करते हैं। क्या होते हैं वो हम डिटेल में आगे डिस्कस कर रहे होंगे।
सो आई होप इसमें क्लैरिटी आ गई है। सो इस तरह की आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है, जस्ट द पर्पज इज कि आपको एग्जैक्ट ट्रू अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली डे नॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज किस तरह कर रहे होते हैं, और डायमेंशनल मॉडलिंग अगर मुझे एक्सेल में करनी पड़ जाए तो वो कैसे हो रही होती है, और किस तरीके से हम डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और मेजर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सो